हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल एज वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग 2 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में इसके इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन भी देखें, दूसरे लेक्चर में हम लोग 1 नंबर वाले प्रश्न देखें और तीसरे लेक्चर में 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में से यहीं से आएंगे, और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो प्रश्न पहला देखिए, अमोनिया की पहला म्यूरस क्लोराइड तथा दूसरा क्लोरीन के अधिकतम के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो उत्तर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ भी सकता है, ये 50-50 लेके चलिए। तो पहला है अमोनिया की म्यूरस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। तो म्यूरस क्लोराइड प्लस अमोनिया रिएक्ट करके म्यूरस अमोनिया क्लोराइड प्लस अमोनिया क्लोराइड बनाता है। तो ये चीज़ बनती है। तो देखिए इक्वेशन संतुलित है। एच जी म्यूरस 2 है तो 2 यहाँ भी है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 है, और अमोनिया 3 2 6 है तो 4 2 6, हाँ हो गया, ये संतुलित है। दूसरा, अमोनिया की क्लोरीन के अधिकतम के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया या क्लोरीन है तो क्लोरीन अमोनिया क्लोराइड प्लस नहीं, अमोनिया नहीं, नाइट्रिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये चीज़ें बनता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्न के लिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। पहला, मैग्नीशियम का तार वायु में जलाया जाता है। दूसरा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उत्तर देख लेते हैं। तो ये क्या है? तो उत्तर है पहला, मैग्नीशियम का तार वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है। यह संयोजन अभिक्रिया है। तो जिसमें 2 चीज़ें संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करती है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो जल में देखिए ये वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें कि एकल उत्पाद द्वारा 2 एकल नहीं, हाँ, अब एकल उत्पाद द्वारा 2 अभिक्रिया करके 2 उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो उसे ही कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें जल से हाइड्रोजन प्लस गैस निकाला जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रश्न तीसरा देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीतों को साफ क्यों किया जाता है? तो उत्तर है, मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण वो वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र सैंड पेपर से रगड़कर हटाया जाता है। तो वो जो नहीं होता है, जैसे कि एक कागज़ में आता है, लोहे को साफ करने के लिए रगड़ा जाता है, जब उसे पेंट वेंट करने के लिए होता है, तो उसी चीज़ से रगड़ा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, उसके ऊपर को। तो वो ऑक्सीजन से, जो वायुमंडल जो हवा में ऑक्सीजन होती है, उसे रिएक्ट कर लेता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। दूसरा, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, तो रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तीसरा, सोडियम प्लस जल मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। तो आइए इसका संतुलन रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हाइड्रोजन H2 हो जाएगा प्लस क्लोरीन Cl हो जाएगा, Cl2 रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, HCl बनाते हैं। तो ये Cl2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, और यहाँ हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके 2HCl बनाते हैं। तो ये थी पहला। दूसरा, बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है, रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाते हैं। तो इसमें देखिए, तो एल्युमिनियम Cl3 है,
तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 एल्युमिनियम सही हो जाएगा, ठीक है। सल्फेट 4 है तो सल्फेट भी यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो बेरियम के साथ बेरियम क्लोराइड है तो यहाँ क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 हमको लगाना पड़ेगा, इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा तो बेरियम यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब बेरियम के साथ 3 लगा तो ये 4 3 7 4 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ भी हमको 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके इक्वेशन संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 लगा तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ा। अब यहाँ 3 भी लगा और फिर जाके यहाँ 2 लगा, तब जाके इक्वेशन सही हुई। और सोडियम Na+H2O ये इक्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH+H2 बनाती है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो और फिर क्या है, सोडियम 1 हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड OH, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, अब जाके इक्वेशन परफेक्ट हुई, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ इससे इक्वेशन सही हुई, क्योंकि सभी चीज़ों को संतुलित करना जरूरी होता है कि सब दोनों तरफ के जो ईथर और जितने हैं इधर कंपाउंड दोनों मिलाने का सेम हो जाएगा, मतलब उतना ही नंबर आए, तो ये चीज़। आइए प्रश्न 5वां देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जो जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पहला, बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड जो होता है सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनाता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस रिएक्शन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है HCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें बनती हैं और आप ये जो मैंने है वो इक्वेशन, ये जो इसमें दिया है वो इक्वेशन जो है समीकरण जो है वो संतुलित है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा, और संतुलित करना आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है संतुलित, आपको हर जगह काम आने वाला है, बड़े भी क्लासेस में आपको ये इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न 6वां देखिए, किसी पदार्थ H के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए होता है। पहला, पदार्थ X का नाम तथा उससे उत्तर लिखिए। दूसरा, उपरोक्त पहले में लिए गए X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये NCERT टेक्स्ट में भी दिया है और 2008 में और 2015 में पूछा भी गया है और 2019 में भी पूछा गया है, इसमें भले से ना दिया हो, 2019 में भी पूछा गया ही ये क्वेश्चन। तो उत्तर देखिए, चूना अथवा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो विलयन का सफ़ेद करने के लिए होता है ना, वो पदार्थ का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चूना, जिसे चूना कहा जाता है, वो होता है सफ़ेद करने के लिए। और उपरोक्त में दूसरे में लिए गए पदार्थ एस की जल के साथ, जब इसका कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है जल के साथ अक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें ऊष्मा जो होती है बहुत ज़्यादा ही ऊष्मा रिलीज होती है, ठीक है, बुझे हुए चूने में बनाने में। और क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, प्रश्न नंबर 7वां, संकलन अभिक्रिया। 7वां है कि संकलन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन देखें। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन माने पहला जो मैंने पहला लेक्चर जो दिया है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, संकलन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उसका डिफिनीशन मिल जाएगा, वहाँ आपको उदाहरण भी मिल जाएगा, सब कुछ पहले में इसको जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले लेक्चर में है, तो आप जाके पहले लेक्चर में देख लीजिएगा। तो प्रश्न 8वां देखिए, एक चांदी का बर्तन कुछ दिनों के लिए वायु में खुला रखने पर वह काला पड़ जाता है। जब बर्तन पर टूथपेस्ट रगड़ा जाता है तो वह फिर चमकने लगता है। तो पहला, चांदी का बर्तन काला क्यों हो जाता है, इस प्रक्रम का क्या नाम है। दूसरा, जो काले रंग का पदार्थ बनता है उसका नाम व सूत्र लिखिए। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर पहला, चांदी जो सिल्वर होता है धातु वायुमंडल में उपस्थित सल्फर यौगिक जैसे H2S से अपक्रिया करके
अभिक्रिया करने के कारण काला पदार्थ बनाती है, अतः वायु में खुला रखने पर कुछ दिनों बाद चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं। यह प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। टूथपेस्ट में एल्युमिनियम होने के कारण यह फिर से चमकने लगता है। दूसरा, काला पदार्थ सिल्वर सल्फाइड तथा इसका सूत्र Ag2S है, सिल्वर सल्फाइड का। Ag सिल्वर होता है और यह सल्फाइड होता है। तो प्रश्न 9 देखिए, जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, तो उत्तर देखिए, जल जो H2O है के संघटन का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मोल अनुपात 2:1 है। यही कारण है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त H2O गैस का अनुपात यही रहता है, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होती है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें थी। ठीक है, प्रश्न 10वां देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उत्तर है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है जिसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। देखिए, जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो इसका ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, नहीं, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिकों से अलग कर देता है। तो ये चीज़ें थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो पहला देखिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। दूसरा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर प्लस हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें पहले में देखिए, पहले में ये जो है उपचयित अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि ये सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयित है। ठीक है, और अपचयित है सोडियम, उपचयित है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ नहीं रहा है ना। तो ये सिंपल सा, ये हटा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए इसको। आप सीधा से लिख सकते हैं उपचयित अभिक्रिया है सोडियम, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, उपचयित अभिक्रिया है सोडियम। अर्ध समीकरण से उपचयन ये ऐसा लिखता है। ये सब आपको नहीं करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे तो आपको बस लिख देना है उपचयित अभिक्रिया है सोडियम। ठीक है, अब इसमें देखिए एक इक्वेशन जो सेकंड दिया है, ये कार्बन कॉपर जो है वो अपचयन हो रहा है। अपचयन माने ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, जब इधर जाए तो ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये उपचयन अभिक्रिया होगी। ये सबसे सिंपल था, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि ये इसमें सिर्फ अपचयित ये लिखिए और कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है। और इसमें ये है कि देखिए, ये सबसे ईजी था क्योंकि इसमें पता चल गया ऑक्सीजन जुड़ कहाँ रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास कहाँ हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है कॉपर के साथ। तो ये चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यानी 12वां प्रश्न देखिए, अपचयन अभिक्रिया क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो पहला, फेरस ऑक्साइड जो है वो अल्युमिनियम के साथ, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए थोड़ा वक्त के लिए रोके थे और फिर उधर गए, तो थोड़ा मना किए, लेकिन देखिए मानते हैं कि नहीं, वो उन लोगों पर डिपेंड है। तो प्रश्न 12 देखिए, अपचयन अभिक्रिया क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो पहला, फेरस ऑक्साइड जो है वो अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन है उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो आयरन को रिलीज करता है। लास्ट टाइम भाई सॉरी, लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि यार यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, यहाँ पर आता है ना बहुत शोर होता है, तो उससे उस शोर को ख़त्म करने के लिए आपको जो बैकग्राउंड नॉइस ना है उसके लिए करना पड़ता है कुछ, तो समझा करिए बातों को। तो पहला देखिए, फेरस आयरन ऑक्साइड जो होता है और अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन रिलीज होता है।
जो लोहा होता है। दूसरे में लेड जो शीशा होता है ऑक्सीजन से साथ लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन साथ रिएक्ट करके लेड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें उत्तर देखिए क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का अलग होना उपचयन कहलाता है। ठीक है। पहला देखिए फेरस ऑक्साइड अपचयन एवं एल्युमिनियम ऑक्सीकृत हो रहा है यानी ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। और दूसरे में लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है जिसमें कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये चीज़ें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब 13 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्यों? तो उत्तर है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला ठीक है। प्लस वो जल और प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है और जल बनाता है। तो ये चीज़ें हैं। ये परहरित कहा जाता है। परहरित क्लोरोफिल परहरित होती है। तो सूर्य की उपस्थिति में ये सब होता है जिसमें कि ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा की सहायता लगती है। ये सब जो सूर्य से ऊष्मा आती है उससे होता है। ठीक है। तो देखिए इसका जो सारांश है वो दिया हुआ है। उपरोक्त अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए सूर्य का प्रकाश एक अनिवार्य घटक है। अतः हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कहा ना इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा की सहायता से ये अभिक्रिया होती है इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो उत्तर है वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद निर्मित करते। इस प्रकार से ये दो अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो उदाहरण भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको उदाहरण भी मिल जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन संयोग करके हाइड्रोजन बनाता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट वियोजन होकर ऊष्मा की सहायता से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो और फिर जल को वियोजित करके विद्युत धारा द्वारा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये चीज़ें हैं। ठीक है। आइए 15वां देखिए। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इस अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो 8वां विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है तो देखिएगा। ठीक है। सॉरी थोड़ा खांसी आ रही थी। उत्तर विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए देखिए क्या है। तो उदाहरण जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। और पेरियम क्लोरीन जो होता है सोडियम सल्फेट को सोडियम को विस्थापित करके ये द्विविस्थापन का किया। ये पहले जो थी वो विस्थापन का उदाहरण था। ये द्विविस्थापन का उदाहरण है। ठीक है। द्विविस्थापन का उदाहरण है जिसमें बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है। आइए 16वां देखिए। 16वां क्या है? सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अब क्या लिखिए। तो कॉपर प्लस जो सिल्वर नाइट्रेट है ये रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इन सबकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला जिंक सल्फेट प्लस बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। उत्तर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट
जो रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाती हैं। और दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O बनाती हैं, हाइड्रोजन बनाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। तो जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, ये थ्योरेटिकल चीज़ें देखिए। तो उत्तर हो जाएगा, जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है जो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में वायवीय उपचयन अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जुगनू रात की इस समय ही चमकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है। प्रश्न 19वां। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला रंग हो जाता है। इस तत्व X के एक काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा कॉपर। उत्तर है तत्व यह कॉपर है तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो कॉपर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड काला होता है, इससे बुझा चूना भी बनता है। वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। प्रश्न 20वां देखिए। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो उत्तर है, लोहा वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके जलयौगिक आयन ऑक्साइड निर्मित करता है, जिन्हें सामान्यतः जंग कहते हैं तथा धीरे धीरे होने वाली इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जंग एक भूरे रंग का भूरा पदार्थ है जो धीरे धीरे धातु को नष्ट करता रहता है। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह वायु से संपर्क नहीं होता है, अतः संक्षारण प्रक्रिया रुक जाती है। अतः लोहे को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। ये चीज़ें थी। संक्षारण से सीधा साधा संक्षारण से बचाने के लिए उन्हें पेंट किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 21वां, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर है, तेल व वसा युक्त पदार्थ बनने के कुछ घंटों के उपरांत वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण दूषित हो जाते तथा अर्थात उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रम विकृत गंधिका कहलाती है। परंतु यदि इन खाद्य पदार्थों को बनाने के उपरांत तुरंत ही नाइट्रोजन गैस युक्त पैकेटों में पैक कर दिया जाता है तो विकृत गंधिका प्रक्रिया नहीं होती, वह खाद्य पदार्थ संरक्षित रहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन अगर भर देते हैं तो वो विकृत गंधिका वो खराब नहीं होते हैं। तो तुरंत बना के उसमें नाइट्रोजन पैक भर देना ही, जैसे कि आप लोग पैकेट बाजार में देखे होंगे, कई कुरकुरे उरकुरे पैकेट खाते होंगे तो उसमें देखिए नाइट्रोजन कोई भी लीजिए तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जिससे कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा संघर्षशील रहा है, बैकग्राउंड नॉइस ख़त्म करते करते। और अब 4 अंक वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।